नमस्कार, हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जाने अनजाने में इंसान कई बीमारियों का शिकार हो रहा है। कई बार ये बीमारियां जेनेटिक होती हैं और कई बार हम खुद इनके जिम्मेदार हो जाते हैं। ऐसा ही एक रोग है IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसका अगर सही समय पर इलाज न कराया जाए तो इंसान की जान तक जा सकती है। इस बीमारी पर विस्तार से हम चर्चा करें उसके पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी आंतों से जुड़ी गंभीर समस्याएं। ये बीमारी दूषित खाद्य पदार्थ, अपौष्टिक आहार से हो सकती है। ऐसा होने पर पेट में तेज दर्द होता है और कई बार तो ये बीमारी जानलेवा तक साबित होती है। सामान्य तौर पर IBD दो प्रकार की होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज में पाचन तंत्र के किसी भी हिस्से में जलन या तकलीफ हो सकती है। हालांकि ये ज्यादातर छोटी आंत के निचले हिस्से को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के दौरान बड़ी आंत में घाव होता है, जिसके कारण बड़ी आंत में जलन हो सकता है। IBD की कोई सटीक वजह नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ये बीमारी आनुवंशिक हो सकती है या फिर इम्यून सिस्टम से जुड़ी किसी समस्या से भी ये रोग हो सकता है। IBD प्रतिरक्षी तंत्र से जुड़ी बीमारी है। दरअसल प्रतिरक्षी तंत्र हमारे शरीर की तमाम किस्म की बीमारियों से बचाव करता है। ऐसे में अगर IBD पाचन तंत्र में हो जाए तो इससे प्रतिरक्षी तंत्र प्रभावित हो जाता है। ऐसे में प्रतिरक्षी तंत्र अपने ही सेल्स पर आक्रमण करने लगता है, जो रोगी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और ऐसे में कई बार ये परेशानी जानलेवा भी साबित हो जाती है। IBD कभी भी और किसी को भी हो सकती है, लेकिन इस रोग से 35 साल से कम के लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस बीमारी को खुद से दूर रखने के लिए जरूरी है अपनी जीवन शैली और खान पान में बदलाव की, क्योंकि जो लोग वसायुक्त खाना ज्यादा खाते हैं उन्हें IBD होने का खतरा ज्यादा रहता है। ये पुरुष और महिला दोनों को ही समान रूप से प्रभावित करता है। जरूरी है जीवन शैली में बदलाव की और खान पान के प्रति सजगता की। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो क्या है IBD और इसके पहचान के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप के पांडे। डॉक्टर संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि IBD वास्तव में क्या है, और जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं वो शायद बीमारियों की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिहाज से आप बताएं कि वास्तव में ये बीमारी है क्या और किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाती है। ज्योति जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एक हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बीमारियों का समूह है, एक सिंगल कोई बीमारी नहीं है। बेसिकली इसमें दो तरह की बीमारियां आती हैं, जैसे एक अल्सरेटिव कोलाइटिस है और एक क्रोन्स डिजीज है। इसमें मूलतः जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो छोटी और बड़ी आंत का होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये बड़ी आंत तक सीमित रहता है। बड़ी आंत में आपको सूजन, छाले मिलेंगे, पेशेंट्स को डायरिया हो सकता है, पतले दस्त जाना, और उनमें ब्लड भी जा सकता है दस्त के साथ में। दूसरी तरफ क्रोन्स डिजीज जो है वो छोटी और बड़ी आंत दोनों को प्रभावित कर सकती है, और इनके लक्षण थोड़े से अलग होते हैं, जैसे पेट में बहुत मरोड़ आना, भूख नहीं लगना, और कभी कभी स्ट्रिक्चर वगैरह डेवलप हो जाता है तो इनको वॉमिटिंग वगैरह की समस्या रहती है, न्यूट्रिशन अफेक्ट होता है। तो मूलतः ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है आंतों की बीमारी है, जिसमें आंतों में सूजन और छाले इत्यादि पड़ जाते हैं, और दो तरह की अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज हो सकती है। बिल्कुल। अब चूंकि पेट के संबंधित ये बीमारी है, छोटी आंत और बड़ी आंत से जुड़ी बीमारी है डॉक्टर साहब, कई बार जो इसके लक्षण है, जैसा आपने बताया कि बार बार दस्त होना है, जैसा कि डायरिया आपको हो रहा है, एनीमिया आपको हो रहा है, तो ये लक्षण कई बार हम देखते हैं कि हमारी दूसरी बीमारी में भी हो रहे होते हैं। तो इसको प्रथम स्टेज में यानी कि फर्स्ट स्टेज में पकड़ लेना क्या बहुत मुश्किल होता है, या क्या करें इसके लिए मरीज? फर्स्ट स्टेज में अगर उदाहरण के तौर पे पहली बार किसी को डायरिया हो रहा है तो उसमें तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बार बार अगर पतले दस्त होने की शिकायत हो रही है, भूख की कमी हो रही है, और जैसा कि आपने बताया एनीमिया हो रहा है, और अगर दस्त के साथ ब्लड वगैरह जा रहा है, तो अपने निकटतम जो पेट रोग विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करना चाहिए
और आजकल बहुत अच्छी जांच इसमें उपलब्ध है, जैसे कोलोनोस्कोपी, तो उसे आसानी से ये इसका निदान हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाती है और इलाज शुरू हो सकता है। कारण, क्योंकि किसी भी बीमारी के कारण को जानना हमारे लिए जरूरी होता है, क्या इसके कोई अहम कारण है जिससे हम बच के इस बीमारी से बच सकें? ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा ज्योति जी आपने। इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के कारणों में अपन जाएं तो एग्जैक्ट कारण तो अभी भी नोन नहीं है, पर हाइपोथेटिकल बहुत सारे ऐसे कारक या कारण हो सकते हैं। उनमें एक है आनुवंशिक कारण। अगर आपके परिवार में किसी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है तो ज्यादा संभावना है कि उस परिवार में दूसरे व्यक्ति को किसी को हो सकती है। तो एक तो आनुवंशिक कारण होते हैं, आपका जेनेटिक मेकअप है, उसकी वजह से आप प्रोन होते हैं इस तरह की बीमारियों को डेवलप करने के लिए। एक तो वो कारण हुआ। दूसरा, एनवायरमेंट या पर्यावरण संबंधी कारक जो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे खाने पीने की चीजें, है ना, और या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये भी आपको प्रीडिस्पोज करते हैं। अगर इनके कारण अगर किसी को टेंडेंसी है डेवलप होने की, तो वो इसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, मतलब बढ़ावा दे सकते हैं। जी, दो प्रकार आपने बताया। पहला ये था कि अल्सरेटिव जो कोलाइटिस है, इसको थोड़ा विस्तार से आप समझाइए कि ये है क्या और ये किस तरीके से डैमेज करता है हमारी आंतों को। हाँ जी ज्योति जी, इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें मूलतः बड़ी आंत, जो बृहद आंत है, वो इसमें अफेक्ट होती है और इसमें बड़ी आंत में सूजन आ जाती है, छाले पड़ जाते हैं और इसकी वजह से पतले दस्त होना और दस्त के साथ खून का जाना, ब्लड का जाना, ये बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट इसका लक्षण है। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जनरली ये 35 साल से कम के उम्र में होता है। महिलाएं और पुरुषों को दोनों को करीब करीब समान रूप से ये प्रभावित करता है। और पहले ये माना जाता था कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देशों में ज़्यादा पाया जाता है, पर अभी पिछले 20-25 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी इनकी संख्या काफ़ी बढ़ी है। या तो खान पान संबंधी कुछ परिवर्तन हमारे देश में भी आए हैं, कुछ पाश्चात्य शैली भी लोग अपना रहे हैं, वो एक कारण हो सकता है। और दूसरा ये है कि अब पहले डायग्नोसिस करने के लिए बहुत सुविधाएं हमारे देश में थी नहीं, पर पिछले 20-25 सालों में ये जो जांचें हैं, कोलोनोस्कोपी वगैरह, ये बहुत सामान्य रूप से हर जगह उपलब्ध है। तो ये भी एक कारण है कि अब ये बीमारी ज्यादा पकड़ में आ रही है। अच्छा, जब ये पता चलता है कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है डॉक्टर साहब, अब इसका इलाज वाले पार्ट पर थोड़ा सा हम चर्चा करें, क्योंकि चूंकि पेट के अंदर है और जांच के बाद अगर पता चलता है तो क्योंकि खाना और पानी लगातार हमारे आंतों में जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल। ऐसे में एक मरीज जानना जरूर चाहेगा कि इसका ट्रीटमेंट वाला पार्ट कैसा होता है, क्या ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है या मेडिसिन से क्योर होता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये इसका इलाज, अभी बहुत अच्छी दवाइयाँ इसके लिए उपलब्ध हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए, और करीब करीब 95% पेशेंट्स जो हैं वो दवाइयों से अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। बहुत ही सामान्य रूप से उपलब्ध दवाइयाँ हर जगह उपलब्ध हैं और डॉक्टरों की निगरानी में, डॉक्टरों के रेगुलर एडवाइस के हिसाब से अगर दवाइयाँ लें, खाने पीने का परहेज रखें, तो 95% में कंट्रोल में ये सिर्फ दवाइयों से आ जाता है। 5% जहाँ पे बहुत सीवियर डिजीज है, बहुत ही गंभीर रूप से अगर आते हैं, अगर अफेक्टेड हैं, तो वो 5% पेशेंट्स में आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। पर उसमें सर्जरी भी इस तरह की जो है, ये भी आजकल हर जगह उपलब्ध है, तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो वो भी संभव है। बिल्कुल। क्रोन्स डिजीज, इससे किस तरीके से परेशानी होती है एक मरीज को और क्या लक्षण होते हैं, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल यहाँ पर रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। आज हम चर्चा कर रहे हैं आईबीडी की। पेट की बीमारी को इतनी सहजता से न ले, अगर बार बार वो तकलीफ हो रही तो आपको एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। इस वक्त हम बात कर रहे हैं सीनियर गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप के पांडे से। डॉक्टर संदीप, दूसरी जो डिजीज थी क्रोन्स डिजीज, ये पहली वाली बीमारी से किस तरीके से भिन्न है और क्या इसके लक्षण जुदा है दोनों से? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है ज्योति जी। क्रोन्स डिजीज का इन्वॉल्वमेंट जो आंतों का है वो काफी एक्सटेंसिव रहता है। जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस तो सिर्फ बड़ी आंत को पे असर डालती है, पर ये क्रोन्स डिजीज है, ये प्रैक्टिकली माउथ से लेके आपके रेक्टम तक, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे सिस्टम को कहीं पे भी अफेक्ट कर सकती है। जो ज्यादा सामान्य तौर पे ये छोटी आंत और कभी बड़ी आंत और कभी दोनों को एक साथ अफेक्ट कर सकती है। इसमें लक्षणों में थोड़ा जो फर्क है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, कि क्रोन्स डिजीज में
ब्लड मिले हुए दस्त कम आते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में वो बहुत कॉमन सिम्टम है। क्रोन्स डिजीज में डायरिया होगा लेकिन ब्लड कम आता है। इसमें पेट में मरोड़ या पेट का फूलना या भूख नहीं लगना, उल्टियां हो जाना और बहुत ज़्यादा अत्यधिक कमजोरी का अनुभव होना, ये सब क्रोन्स डिजीज के साथ ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, इस तरीके के अगर लक्षण हो रहे हैं, क्योंकि ये हम देखते हैं कई बार दूसरी बहुत सारी बीमारियों के भी लक्षण होते हैं कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है, आपको ब्लड की कमी होती जा रही है लगातार, या डायरिया हो गया है डॉक्टर साहब, ऐसे में क्या ब्लड टेस्ट से या केवल आपने जो स्पेसिफिक जो जांच बताई उससे ही आपको पता चल जाती है इस बीमारी के बारे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सवाल है। अगर डायरिया या पतले दस्त लगातार किसी को बार बार हो रहे हैं, उनमें अगर ब्लड जा रहा है दस्त के साथ में, लगातार पेट में दर्द की शिकायत बनी हुई है, भूख आपकी कम होती जा रही है, वजन आपका गिर रहा है, तो फिर आपको किसी एक्सपर्ट से या पेट रोग विशेषज्ञ से बिल्कुल संपर्क करना चाहिए। और बहुत सिंपल टेस्ट आजकल अवेलेबल हैं जिसके द्वारा आसानी से इस बीमारी का डायग्नोसिस हो जाता है और उसके बाद फिर इसका इलाज शुरू हो जाता है। और इसके जो इलाज की प्रक्रिया है उसके बारे में भी आप थोड़ी सी विस्तार से रोशनी डालें। क्रोन्स डिजीज का इलाज, इसके लिए भी दवाइयाँ बहुत सारी उपलब्ध हैं और क्रोन्स डिजीज में कुछ दवाइयाँ तो दोनों की समान ही हैं, क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और अभी आजकल जो पिछले कुछ सालों में जैसे एक नया ग्रुप दवाइयों का आया है जो इसमें बहुत ज़्यादा असरदायक है, हाँ। वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। तो क्रोन्स डिजीज में भी दवाइयाँ काफ़ी अच्छी उपलब्ध हैं। सर्जरी की ज़रूरत इसमें पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस की तुलना में ज़्यादा पड़ती है। अच्छा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में रफली 5% को लगता है, इसमें ये परसेंटेज ज़्यादा है, पर वो सर्जरी भी सामान्य रूप से सब जगह उपलब्ध है और सर्जरी के बाद एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ पेशेंट जी सकता है। डॉक्टर साहब, चूंकि इस बीमारी को आपने कहा कि 35 से कम उम्र में खतरा ज्यादा होता है और स्त्री और पुरुष दोनों में समान तौर पर ये बीमारी पाई जाती है, तो अगर हम इस एज में बात करें तो इस एज में लड़कियां या महिलाएं जो होती हैं शादी कर रही होती हैं, उस समय उनको प्रेगनेंसी के भी चांस होते हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये कितनी खतरनाक हो सकती है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि अगर ये किसी महिला को अगर प्रेगनेंसी अगर प्लान करना है इस बीमारी के साथ में तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसके पहले प्रेगनेंसी लेने के पहले बीमारी को अच्छे से कंट्रोल में कर लें और उसके बाद प्रेगनेंसी बिल्कुल इसमें संभव है। और इसकी दवाइयाँ जो हैं मोस्टली दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी, और इसके साथ में प्रेगनेंसी के साथ दवाइयाँ भी चल सकती हैं, बीमारी भी कंट्रोल में आ सकती है। दूसरा जो आपने पूछा कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को पता चलता है, हाँ। तो भी कोई समस्या नहीं है, उसमें भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और उसके द्वारा वो आसानी से आप बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी बीमारी की जो दवाएं होती हैं डॉक्टर साहब वो गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए हार्मफुल होती है, इसीलिए मैंने ये सवाल किया था। बहुत अच्छा सवाल कि अगर कोई दर्शक या महिला दर्शक इस बीमारी से जूझ रही हो तो उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और वो अपने बच्चे को आगे। नहीं, दवाइयाँ इसमें बहुत सेफ है प्रेगनेंसी में और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है हमेशा। अपने से इसमें दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खानी है और दवाइयाँ इसमें बहुत सुरक्षित दवाइयाँ प्रेगनेंसी के हिसाब से उपलब्ध है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि पेट से जुड़ी बीमारी है, एक व्यक्ति अपने पेट के अंदर नहीं देख सकता कि क्या स्थिति है, जी। और इसी चक्कर में जो परेशानी होती है उसका घरेलू उपचार या आयुर्वेदिक उपचार या दूसरा जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम लेने की आदत ज्यादातर लोगों में होती है। ऐसे में क्या ये आदत हमारे लिए खतरनाक हो सकती है कि हम अपने मर्जी से ही कुछ इलाज करें, या पेट दर्द हो रहा है तो हम पेट दर्द की मेडिसिन ले लें या घरेलू नुस्खे हम अपना लें? ये क्या हार्मफुल हो सकता है इस बीमारी को बढ़ावा देने के लिहाज से? हाँ, ये बहुत ठीक सवाल पूछा ज्योति जी आपने। अगर हम अपने से ट्रीटमेंट लेंगे तो बीमारी को हम बढ़ावा देंगे, क्योंकि प्रॉपरली हमको उतनी जानकारी नहीं है एज ए लेमैन, और हम अगर उसका ट्रीटमेंट खुद से करें तो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ सकती है। और ये दोनों बीमारियां अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो जानलेवा भी हो सकती हैं। इसलिए इसमें हमेशा अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, नियमित रूप से जांच कराते रहें, नियमित रूप से उनसे कंसल्ट करते रहें, और अगर ये सब करते हैं तो बहुत अच्छी एक कंफर्टेबल लाइफ आप लीड कर सकते हैं। जैसा कि एज फैक्टर से जुड़ा एक सवाल मैंने प्रेगनेंसी वाला महिलाओं के लिए पूछा था डॉक्टर साहब। दूसरा ये कि आजकल अल्कोहल बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, स्मोक बहुत ज्यादा करते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इसका इफेक्ट बॉडी पर नहीं पड़ता और इस चक्कर में लंबे समय तक उसके आदी रहते हैं। क्या उसका असर पड़ता है हमारे शरीर पर? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। स्मोकिंग
और अल्कोहल दोनों इसमें बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। अल्कोहल तो दोनों बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है। स्मोकिंग में, क्रोन्स डिजीज में तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तो स्मोकिंग से बचें। अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्मोकिंग जो छोड़ते हैं उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस के फ्लेयर अप या रिलैप्सेस होते हैं, पर बाय एंड लार्ज अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों इन बीमारियों में अवॉइड ही करना अच्छा है। अच्छा, मेडिसिन पर थोड़ी सी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं डॉक्टर साहब। क्या लोगों को लगता है कि अगर ये बीमारी है तो क्या मेडिसिन उन्हें पूरी लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, या इसका भी एक कोई टाइम पीरियड होता है जब आपके पास में ये दवा खत्म करके आप सामान्य जिंदगी जीते? ये भी अच्छा सवाल है ज्योति जी। इसमें दवाइयाँ लंबे समय चलती हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक तरह का आपकी प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ ये बीमारियों का समूह है। प्रतिरोधक क्षमता आपकी अनपेक्षित रूप से आपके खुद के जो बड़ी आंत या छोटी आंत के लाइनिंग को अटैक करने लगती है। तो ये एक तरह से एलर्जी, कॉमन भाषा में अपन अगर समझें तो एक तरह की एलर्जी है जो आपकी बॉडी आपके खुद के टिश्यूज को अफेक्ट कर रही है। तो इसमें इलाज तो लंबा चलता है, कभी कभी जीवन पर्यंत भी चलता है, और कभी कभी कुछ पेशेंट्स में 3, 4, 5 साल के बाद में ये एलर्जी की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो उनकी दवाइयाँ बंद भी हो सकती हैं, पर मेजॉरिटी में ये लंबे समय तक चलती दवाइयाँ चलती है। ये इसीलिए मैंने पूछा डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों की आदत होती है कि जो दवा चलती है लंबी, उसको बीच में स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और वापस जब तकलीफ बढ़ती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या इन दवाइयों को स्किप कर देने से ये बीमारी उस दवाओं के लिए असरकारक नहीं रह जाती, या फिर हमें और ज्यादा पावर की दवा लेने की जरूरत पड़ती? हाँ, नहीं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आपने पूछा है। ये हम लोग डे टू डे प्रैक्टिस में रोज ही देखते हैं कि पेशेंट अगर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से अच्छा चल रहा है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो दवाइयाँ बंद कर देता है, और खुद से बंद करते हैं। वो खतरनाक हो सकता है, और बंद करने के बाद फिर से वो बीमारी उभर के सामने आती है, और जब उभर के सामने आती है तो बड़ा रूप ले सकती है। तो खुद से कभी दवाइयाँ बंद ना करें, ये डॉक्टरों को डिसाइड करने दें कि दवाइयाँ कैसे धीरे धीरे कम करनी है, और बंद करनी है तो कब बंद करनी है। बिल्कुल, मतलब डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, अपने मन से इस पे एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर इसके पूरी बीमारी को अभी तक जितना थोड़ा बहुत मैं समझ पाई डॉक्टर साहब, उसमें यह है कि आपका इम्यून सिस्टम कहीं पर वीक हो रहा है, आपके अंदर में एनीमिक आप होते जा रहे हैं, भूख नहीं लग रही, वजन कम हो रहा है। ऐसे में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अगर हम बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसके लिहाज से हमें क्या करना चाहिए ताकि ऐसी नौबत ना आए या सीवियर हो जाए बीमारी? नियमित खान पान और नियमित दिनचर्या रखें, और एक रूटीन में एक न्यूट्रिशियस डाइट को रखें। इम्यून सिस्टम एक्चुअली इसमें कमजोर नहीं होता, वो इनएप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करता है। बाहरी जो एंटीजन आते हैं उनके अगेंस्ट में इनएप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, या इसको एक विसंगत रिस्पॉन्स आप बोल सकते हैं। वीक एक्चुअली नहीं होता, थोड़ा सा हाइपर एक्टिव होता है। अच्छा, कुछ और भी इस बीमारी से जुड़ी चर्चा मैं आपसे करूंगी डॉक्टर साहब। फिलहाल यहाँ पर रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप के पांडे से। डॉक्टर संदीप, पेट से ही जुड़ी जब हम चर्चा कर रहे हैं बीमारी की, आईबीडी की, तो थोड़ा सा और इसी को विस्तार हम दें। कई बार ये होता है कि बहुत ज्यादा मरीजों में हम देखते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, और वो एसिडिटी धीरे धीरे बढ़कर अल्सर का रूप ले लेती है, या आंतों में घाव हो जाता है, या पेट में मरोड़ होने लगती है। तो ये जो सब सिम्टम्स आते हैं, क्या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आगे चलकर ये गंभीर बीमारी आंतों की बन जाए? इसको ध्यान में रखना कितना जरूरी है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर किसी को एसिडिटी की टेंडेंसी है तो एसिडिटी, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये वाले जो अल्सर होते हैं एसिडिटी वाले, ये आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपरी पार्ट में होते हैं, आमाशय में और ड्यूडेनम में, छोटी आंत का शुरुआती पार्ट, वो एसिड से रिलेटेड अल्सर्स अलग होते हैं। और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स में जो अल्सर होते हैं वो छोटी आंत और बड़ी आंत में होते हैं। पर एसिडिटी वाले अल्सर भी अगर किसी को हैं तो उनको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। खाने पीने में खासकर नियमित दिनचर्या रखें, बहुत मिर्ची मसाले और तेल युक्त खानों से बचें, फास्ट फूड, जंक फूड ये भी कम से कम रखें, और डॉक्टर के नियमित संपर्क में रहें। बिल्कुल, तो बहुत अहम जानकारी आईबीडी की भी दी डॉक्टर साहब आपने, और पेट से जुड़ी जो दूसरी बीमारी का जिक्र मैंने किया उसके लिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।